ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। डॉक्टर मयंक, पंकज आपसे मैं चर्चा कर रही थी हार्मोनल डिजीज के बारे में। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह, जहां हम आपको आज बताएंगे कि हार्मोन्स किस तरीके से हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, हमारी सेहत को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके अनबैलेंस हो जाने की वजह से ही डायबिटीज, थायराइड, कैंसर, गर्भपात और बांझपन जैसी तमाम गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में आपको जरूरत पड़ती है एक एक्सपर्ट की, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की, जो इन तमाम हार्मोन संबंधी बीमारियों का इलाज करते हैं। आखिर हार्मोन संबंधी समस्याएं हैं क्या और आपको इसके कारण कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, उनका इलाज क्या हो सकता है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। हमारे शरीर के हार्मोनल सिस्टम को कैसे सही रख सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर पंकज गुप्ता हैं, डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, और डॉक्टर मयंक गुप्ता हैं, एमडी मेडिसिन, BIMR हॉस्पिटल ग्वालियर। डॉक्टर साहब, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पे। धन्यवाद ज्योति जी। डॉक्टर पंकज, आपसे ही कार्यक्रम की मैं शुरुआत करूंगी। एक समय था जब बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे शरीर में हार्मोन जैसी भी कोई चीज़ है, उसके प्रभावित होने से हमें कोई बीमारी भी हो सकती है। लेकिन आजकल हम ये हार्मोन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये हार्मोनल समस्याएं होती क्या हैं और ये किस किस तरीके से हमको प्रभावित करती हैं? ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम कहना चाहूँगा। जैसा कि आपने बोला कि हार्मोन संबंधित समस्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले हमें ज़रूरी है ये जानना कि वास्तव में हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो शरीर के लगभग सभी अंगों पर काम करते हैं। ये ग्लैंड्स, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनको अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बोलते हैं, वहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो ब्लड में जाते हैं और उसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँच के अपना काम करते हैं। जब इनके फंक्शन में या इनके रिलीज होने में या जहाँ पे ये काम करना है उन अंगों पे अगर ये काम नहीं करते हैं तो हमें हार्मोन से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। इनकी हार्मोन से जुड़ी बीमारियों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। इसमें कुछ प्रमुख हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे डायबिटीज़, जिसको हम मधुमेह कहते हैं, थायराइड से जुड़ी समस्याएं, PCOD जिसमें माहवारी की समस्याएं हो जाती हैं, उसके साथ ही शरीर पे लड़कों जैसे कुछ बालों का निकलना भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें कि जब मीनोपॉज आता है, रजो निवृत्ति होती है, उसके बाद हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो ये कुछ प्रमुख समस्याएं हैं हार्मोन से जुड़ी। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों में, तो बच्चों में भी हम देखते हैं कभी कभी उनका हाइट, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता है। तो उसके लिए भी हमें पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही होते हैं, वो उनका सहारा लेना पड़ता है। कुछ प्यूबर्टी से जुड़े इश्यूज होते हैं, प्यूबर्टी का सही समय पे ना आना या पहले आ जाना, तो ये समस्याएं भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही ट्रीट करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में अगर शुरुआत में ही हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं तो एक स्वस्थ शरीर जो था उसमें किसी भी तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो किस किस तरीके के लक्षण आएंगे और क्या इसका इलाज हार्मोन थेरेपी से हो जाता है या सिंपल मेडिसिन से हो जाता है, इसकी जानकारी लोगों में नहीं है। जैसे कि लिस्ट मैंने आपको बताया बीमारियों में, अगर हम देखें, अगर हम मधुमेह की तरफ जाएं तो जैसे शुरुआती दौर में जो मरीज होगा उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी और उसको यूरिन भी बार बार आएगी। तो उस समय उनको एक शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। शुगर का टेस्ट अगर ठीक नहीं आता है तो वो अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं आगे के एवेल्युएशन के लिए, आगे की जांचों के लिए, और अगर शुगर की बीमारी निकलती है तो उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए।
जी। अगर हम बात करें थायराइड संबंधित समस्याओं के लिए, अगर हाइपोथायराइडिज्म है जिसमें थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, तो उसमें मरीज को कुछ नींद ज़्यादा आएगी, कब्जी रहेगी, उसको काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये सब थायराइड से जुड़ी थायराइड हार्मोन का लेवल कम होने पर ये समस्याएं आती हैं। अगर इसके विपरीत बात करें थायराइड के हार्मोन लेवल बढ़ने का, तो उसमें मरीज को दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, वजन बढ़ जाएगा उसका, और उसको काफ़ी मानसिक परेशानी, जैसे उसको स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब उनको सामना करना पड़ता है जी। तो इसके लिए हम टेस्ट करते हैं बीमारियों के अनुरूप, इसकी जांच और के बारे में करते हैं। जी, इसके हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है डॉक्टर पंकज, इसके बारे में जांच को लेकर भी मैं चर्चा करूंगी, और क्या इसके मेजर रीजन होते हैं जिसकी वजह से बीमारी होती है, वो हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर मयंक, अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, गठियावाद की, तो पहले के समय में ये था कि बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, चलने में प्रॉब्लम्स हैं, या वात हो रहा है, या घुटनों में दर्द हो रहा है, लेकिन ये समस्याएं आज के समय में इतनी जल्दी क्यों रेज हो रही हैं? क्यों इसकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं? मेजर कारण क्या देख रहे हैं आप? जी नमस्कार जी ज्योति जी, और दर्शकों को नमस्कार जी। आप सही कह रहे हैं कि गठिया रोग हम ऐसा सोचते थे कि बड़े बुजुर्गों में होती है, बट धीरे धीरे मालूम पड़ा कि ये चीज़ें, ये जो बीमारी है 2 साल से लेके 70 साल के वर्ष तक किसी को भी ये हो सकती है। इन बीमारियों के कई लक्षण होते हैं। गठिया या आर्थराइटिस की हम बात करें तो उसके 1 या 2 नहीं 130 प्रकार होते हैं, और उसके अलग अलग सिम्टम होते हैं। तो ये पुरानी धारणा है कि गठिया जो होता है वो बुजुर्गों में होता है, गठिया जो होता है जो जोड़ों में होता है। गठिया जोड़ों में ही नहीं, शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। इवन जब ये बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती या मरीज लेट हो जाता है, तो उनके अंगों का फेलियर के, ऑर्गन फेलियर के साथ में कई बार मरीज इस बीमारी के साथ में प्रेजेंट करते हैं या अस्पताल में आते हैं, क्योंकि बीमारी उनकी डायग्नोज नहीं हो पाती जी। और आजकल के समय में क्योंकि हमारा खान पान इस तरह का चीजें हो गया है, वेस्टर्न कल्चर हम फॉलो करने लगे हैं, जो डाइट हो गया है और पॉल्यूशन है, इतने ज़्यादा एडल्ट्रेशन या मिलावट जो चीज़ें हो रही हैं, तो इन सब से भी और कोविड इन्फेक्शन जब से आया है तब से इन सब प्रॉब्लमों का काफ़ी ज़्यादा स्पर्ट आ गया है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है ये सब गठिया की प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिसीजेस, आर्थराइटिस का जब हम बात करें तो। डॉक्टर मयंक, पहले के समय में ये था कि चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर घुटनों में दर्द है तो आपने सिकाई कर ली, आपको आराम हो जाएगा। लेकिन गठिया या वात, आप जैसा आपने बताया कि किसी भी हिस्से में हो सकता है, क्या ये बहुत सीवियर हो सकता है? इसको नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इसकी वजह से कई बार ये देखा है कि हमारे जो शरीर के उंगलियां हैं या जो जोड़ हैं वो टेढ़े होने लगते हैं। तो क्या ये बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या हो सकती है? जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसा कि बताया कि गठिया जोड़ों में ही नहीं किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। होता यह है कि गठिया कई तरह का होता है, तो हम जनरली सोचते हैं कि एज के साथ साथ हो गया होगा। बच्चों में इसको सीरियसली नहीं लिया जाता, क्योंकि वो सोचते हैं कि बच्चों को खेलते रहते हैं, बच्चे को चोट लग जाती है तो इससे इसको थोड़ा सूजन आ गया होगा। बट ये बीमारी ऑटो इम्यून डिसीज है, इसमें हमारे शरीर की ही एंटीबॉडियाँ हमारे शरीर के किसी भी पार्ट को नष्ट करती हैं, तो गठिया भी उसका एक प्रकार है। तो होता क्या है कि ये जोड़ टेढ़े पड़ने लगते हैं आगे यदि हम इनका सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं लें, और एक बार अगर जोड़ डैमेज हो गया तो उसके बाद उसको पुरानी टाइप में आना, पुराने रूप में आना बहुत मुश्किल है, या उसको कहीं असंभव है, क्योंकि इसलिए इसका अर्ली ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके कंसल्ट करना प्रॉपर अपने डॉक्टर को, और अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, अब हम चर्चा कर रहे हैं आपसे हार्मोनल डिजीज़ के बारे में। क्या यंग एज से जब बच्चे किशोरावस्था में जाते हैं, जिस समय हार्मोन उनके चेंज होते हैं, क्या इस समय पर कोई गंभीर तकलीफ होने की वजह से ये डिजीज़ हो सकती हैं, या फिर कोई इसका एज लिमिट है? क्या इसका कोई फैक्टर है जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती हैं? मैडम, जैसा आपने पूछा कि इनकी कोई एज लिमिट है हार्मोन रिलेटेड बीमारियों की, तो मैं बताना चाहूँगा, अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ जन्म के बाद कुछ दिनों बाद ही हमें कई बार देखने को मिल जाती है, जिसे हम न्यूनेटल डायबिटीज़ कहते हैं। अगर
हम बात करें तो हार्मोन रिलेटेड इश्यूज हमें वृद्धावस्था में भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें उस समय पे डायबिटीज का डायग्नोसिस होना या फिर हड्डियों का कमजोर होना, स्पेशली जो महिलाएं हैं तो उनमें रजोनिवृत्ति के बाद। तो एज सच इनकी कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन कुछ अंतराल होते हैं जिसमें हार्मोन संबंधित समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यंग डायबिटीज़ होते हैं जिनको कम उम्र में डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है, तो उनका एक जैसे प्यूबर्टी के आसपास वाला जो पीरियड होता है, प्यूबर्टी आने से पहले थोड़े कुछ साल कुछ महीने पहले या प्यूबर्टी के टाइम में या प्यूबर्टी के तुरंत बाद ही हमें डायबिटीज़ का देखने को मिलती है। थायराइड रिलेटेड इश्यूज भी कुछ उस समय बढ़ जाते हैं। थायराइड रिलेटेड इश्यूज हमें उस समय पे भी देखने के लिए मिलते हैं जब प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होती है। तो जो डिलीवरी के बाद ही जो पीरियड होता है जिसको पोस्टपार्टम पीरियड बोलते हैं, उसमें भी थायराइड संबंधित समस्याएं कुछ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि वृद्धावस्था में या रजोनिवृत्ति के बाद भी कुछ समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिसमें हड्डियों का कमज़ोर होना महत्वपूर्ण एंडोक्राइन बीमारियों में आता है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं। डॉक्टर मयंक, ऑस्टियोपोरोसिस का जिक्र किया डॉक्टर पंकज ने, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूं। क्या ये मेडिसिन से ठीक हो जाता है या इसका जो पूरा जांच और ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो किस तरीके से होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली क्या होता है कि एज के साथ साथ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, शरीर में खोखलापन होता है। गठिया की कई सारी बीमारियां हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, इन सब में ये सब भी किसी साइटोकाइन इनमें इस तरह का होता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस कराती हैं, हड्डियों को कमजोर कर देती हैं वृद्ध अवस्था से पहले। और कई बार दवाइयाँ देते हैं, जैसे स्टेरॉयड है या कोई और इम्यूनोसप्रेसेंट है, वो भी हड्डियों को कमजोर करने का काम करती है। गठिया की हम बात करें तो रूमेटॉइड गठिया के कई सारे प्रकार होते हैं। सबसे कॉमन हम देखते हैं कि मसल में पेन, मांसपेशियों में दर्द, सॉफ्ट टिश्यू डिसऑर्डर बोलते हैं उनको, ये फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं, वो चीज़ ज़्यादा कॉमन है। बाकी उसके बाद में एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, वो भी 4 to 5% उसका प्रेवलेंस है। बाकी यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी एक गठिया होता है जिसको हम गाउट बोलते हैं, उसका भी 2 से 3% पॉपुलेशन में वो हो सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है फिर उसके बाद में, जिसे गठिया बाय, प्रॉपर गठिया बाय बोला जाता है, जिसमें जोड़ टेढ़े हो जाते हैं, 40 से 50 फीमेल एज के फीमेल को होता है। बाकी और सी कई सारी बीमारियां हैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, एसएलई है, शोगरेन सिंड्रोम है। तो कुल मिला के ये काफ़ी प्रेवलेंट प्रॉब्लम है और बहुत सारे मरीज डायग्नोज नहीं हो पाते इन प्रॉब्लमों के साथ में। कुछ और भी अहम चर्चा हम करेंगे डॉक्टर साहब आप दोनों से ही। डॉक्टर मयंक, पंकज आपसे मैं चर्चा कर रही थी हार्मोनल डिजीज के बारे में। कई बार ये होता है कि हार्मोनल जो डिजीज होती हैं उसमें जैसे खास करके पीसीओडी का हम जिक्र करते हैं, जिसमें आजकल देखा जाए तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं ये इससे परेशान हैं। और थायराइड का जिक्र आपने किया जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा हो जाता है, या मेनोपॉज के टाइम पे भी इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो क्या इन सभी तकलीफों का इलाज मेडिसिन से संभव है? जी ज्योति जी, इन सभी बीमारियों का काफ़ी हद तक इलाज मेडिसिन से संभव है। और इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो दिनचर्या है, जो हम लाइफस्टाइल बोलते हैं, जो हमारा खाना पीना है, एक्सरसाइज हैबिट्स हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो हम बीमारियां देखें, हार्मोन संबंधित बीमारियां जैसे डायबिटीज़, थायराइड, तो इनमें हमारे जो शरीर का वजन, जिसको हम मोटापा, ओबेसिटी कहते हैं, तो इसका भी काफ़ी रोल होता है। अगर हम इसको नियंत्रित रखें तो बाकी बीमारियां भी नियंत्रण में हो सकती हैं। पीसीओडी में भी ओबेसिटी, ओवरवेट एंड जो मोटापा है, तो इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर हम वजन को नियंत्रित रख सकें तो काफ़ी हद तक इनके लक्षणों में सुधार देखने को मिलता है। डेफिनेटली दवाइयों से हमें दवाइयों का सहारा भी लेना पड़ता है,
इन बीमारियों के लिए। डॉक्टर पंकज, क्या ये मिथ है या सच्चाई है कि अगर इस तरीके की तकलीफें हार्मोनल से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है तो इसके लिए हमको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पे रहना पड़ता है, जैसा कि हम बीपी की या शुगर की मेडिसिन लेते हैं? क्या ये सच है या समय के बाद में ये छूट जाती हैं? हार्मोन संबंधित समस्याएं जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ कुछ हद तक रिवर्स हो जाती है अगर वो मोटापे के कारण है। अदरवाइज अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ जो डिसीज़ हैं हार्मोन संबंधित, जैसे डायबिटीज़ हुआ, थायराइड हुआ, ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, तो इनका जो ट्रीटमेंट है, उपचार है, वो लंबा चलता है। और अगर हमने उपचार ठीक से लिया तो इनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशन या तो नहीं होंगे या काफ़ी लेट होंगे। तो इस तरह से अगर हम बेहतर इलाज और बेहतर जानकारी से हम इनके कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। इनके कॉम्प्लिकेशन कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम डायबिटीज़ की ही बात करें तो हमें किडनी फेल होने जैसी समस्याएं या फिर उसके बाद डायलिसिस पे शिफ्ट होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। हार्ट की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक हो सकते हैं, या फिर फुट अल्सर, जिसके बाद पैर ही कई बार काटना पड़ जाता है। तो अगर हम इन बीमारियों को नियंत्रित रखें, डायबिटीज को नियंत्रित रखें, तो हम इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मयंक, आपसे हम चर्चा करें कि अगर जैसा कि आपने बताया कि इतने प्रकार के ऑर्थराइटिस होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या हमारी लाइफ स्टाइल, जैसा कि डॉक्टर पंकज ने भी कहा कि क्या हमारी लाइफ स्टाइल जो है इसके लिए मेजर रोल करती है? क्या इसमें हम शुरू से सुधार कर लें तो कुछ तकलीफों से क्या हम बच सकते हैं? जी बिल्कुल। आर्थराइटिस में जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसका बहुत बड़ा रोल है। एक बीमारी हमारी होती है जिनसे बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसमें ऐसा बोलते हैं कि इलाज के साथ साथ एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बाकी भी जो बीमारी हैं, जो हमारी बाकी जो बीमारियां हैं आर्थराइटिस की, उसमें भी हमारा डाइट, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी एक्सरसाइज, इन सब का काफ़ी रोल है। और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये चीज़ जो बोली जाती है, तो काफ़ी हद तक इन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है और इनसे बचा जा सकता है। जैसा कि आपने एक्सरसाइज का भी जिक्र किया डॉक्टर पंकज, डॉक्टर मयंक सॉरी, इसमें ये बार देखा जाता है कि जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो क्या मेडिसिन के साथ साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट का कुछ कंप्लीट कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, या फिर खान पान में बहुत ज़्यादा परहेज, जैसा कि कहा जाता है गठिया हुआ तो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, क्या ये सब चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है ट्रीटमेंट में? जी, खान पान के बारे में भी बहुत सारे मिथ हैं कि जनरली खान पान में ये रहता है कि स्मोकिंग और टबैको, ये दो चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा अग्रेवेट करती हैं गठिया को। जैसा एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं गाउट, जो कि यूरिक एसिड के भरने के कारण होती है, उसमें भी कई ऐसे मिथ हैं कि दाल नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन कम कर देना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। स्टडीज ये बोलती हैं कि हमें मीट अवॉइड करना चाहिए, फिश अवॉइड करना चाहिए, ड्रिंक हम करते हैं तो वो चीज़ अवॉइड करना चाहिए। बाकी दालें और ये प्रोटीन वगैरह हम ले सकते हैं। अब रही बात फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपी का मेडिसिन के साथ में काफ़ी ज़्यादा रोल है, क्योंकि अगर जॉइंट टेढ़े हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद में फिर फिजियोथेरेपी से उन्हें एक्सरसाइज करा के उनकी थोड़ी ग्रिप इम्प्रूव की जाती है, और जो उनका ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है तो उसके साथ वो कैसे अपना ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कैसे अपना काम कर सकते हैं, उसके लिए फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। बट इसकी फिजियोथेरेपी के साथ साथ ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट होना चाहिए और इन कॉम्प्लिकेशन को बचाना चाहिए। जी डॉक्टर पंकज, ये जो हार्मोनल्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या इसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर ही होता है? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि हार्मोनल अगर इनबैलेंस होते हैं तो महिलाओं में बच्चे ना होने की भी जैसी बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है, क्या ऐसा होता है? अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, इनफर्टिलिटी की बात करें, तो इसमें दोनों ही जेंडर, पुरुष एवं महिलाएं, दोनों ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसका प्रभाव पुरुषों पर भी पड़ता है।
हाइपोगोनेडिज्म जिसको हम बोलते हैं, और इसका प्रभाव महिलाओं पे भी पड़ता है कि उनको पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, बच्चे नहीं ठहर रहे हैं इत्यादि। ऐसे ही पुरुषों में भी देखने को मिलता है, जैसे उनके स्पर्म काउंट कई बार कम मिलते हैं, या फिर उनको जिसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स उनको देखने को मिलते हैं। ये सभी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही है। तो हम कह सकते हैं कि पुरुषों एवं महिलाओं में ये हार्मोन रिलेटेड इशू दोनों में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों की बात करें, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, तो वो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है, या फिर बात करें पीसीओडी, तो वो हार्मोन इम्बैलेंस के कारण जो पीसीओडी है वो महिलाओं में ही देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके थोड़ा ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर हम चर्चा कर लें। डॉक्टर मयंक, अगर हम बात करते हैं ऑर्थराइटिस की, बहुत सारे प्रकार आपने बताए, तो क्या इसमें कुछ ट्रीटमेंट का पार्ट ऐसा होता है कि जिसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती हो, या खान पान को ही अगर हम मेंटेन करें तो उससे वो ठीक हो सकती हो? क्या होता है इसका बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है? जी, जैसा कि मैंने बताया, आर्थराइटिस कई प्रकार की होती हैं, और ये जनरली काफ़ी आर्थराइटिस ऑटो इम्यून होती हैं। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि खुद ही की एंटीबॉडी अपने सेल्स को ही नष्ट कर रही है, अपने ऑर्गन को ही नष्ट कर रही है। तो इसमें जनरली हम इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिकेशन देते हैं, जैसे कि स्टेरॉयड होती है और अलग अदर मेडिसिन देते हैं जो कि इम्यूनिटी को कम करती हैं। उनको किस प्रकार के डोजेस में देना है और कैसा उनको मॉनिटर करना है, तो बेसिकली वो चीज़ें हमें इन बीमारियों के अंदर करनी पड़ती हैं। और खान पान से, ये सपोर्टिव थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, खान पान है, बट जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है उसके लिए हमें जो इम्यूनिटी बढ़ रही है, जो अपने सेल को डिस्ट्रॉय कर रही है, उसको हमें कम करना ही पड़ेगा। तो मेडिसिन, बिना मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन, खाली खान पान से और खाली फिजियोथेरेपी से वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती ट्रीटमेंट का। जी, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज आप इस वक्त हमारे दर्शकों को? मैं दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बिल्कुल, तो काफ़ी अहम जानकारी आपने दी, बहुत महत्वपूर्ण मैसेज भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी, धन्यवाद। तो हार्मोनल जो थेरेपी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उन केसेस में जिसमें हार्मोन इनबैलेंस होते हैं और इसकी वजह से बहुत सी गंभीर बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो इसे नज़रअंदाज ना करें ताकि आप रहेंगे स्वस्थ। मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।